हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। इवनिंग, ठीक है। लास्ट क्लास में कुछ बोला था आप लोगों को मैंने, हम कुछ करने वाले, ऐसा कुछ बताया था क्या? नो सर। नो नो सर। सर। मॉड्यूल का कुछ बोला था क्या? नो सर। मॉड्यूल का कुछ बोला था कि नहीं बोला था? अपनी मॉड्यूल कंप्लीट डिस्कस हो गई थी ना, डिटेल उसकी? हाँ है ना? यस सर, हो गया। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो अब जो है क्या है कि अब नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लिमिट्स। कैलकुलस का स्टार्टिंग पॉइंट है। सॉरी आपकी इसमें तो लिमिट्स नहीं, आपका लास्ट क्लास में अपने क्या कवर किया था आपकी इसमें? आपका आईटीएफ हो गया था ना? यस सर। तो आपके तभी वो आएगा, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस सर। आईटीएफ का अपना पूरा कंप्लीट डिस्कशन हो गया था मॉड्यूल का। आप लोगों ने अटेम्प्ट करी है या नहीं यस करी है? सर। ठीक है, यस। ओके। यस फिर भी सर। अगर हाँ ऐसा कुछ हो, डाउट्स अगर रह गए हो आईटीएफ के भी, तो आप लोग पूछ लेना। क्लियर है? ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से। अच्छा, मुझे ये बताओ, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में आपके स्कूल में टॉपिक स्टार्ट हो गया है? यस सर। यस सर। सब खत्म हो गया। ठीक है। एक मिनट ना बच्चों, नोट्स स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, अभी इस चैप्टर में भी सेम चीज वही है जो हर बार मैं आपको बोलता हूँ। जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होगा, आज अपन बहुत सारा कवर कर लेंगे, लेकिन कवर होने के बाद आपको साइड बाय साइड मॉड्यूल कर लेनी, जैसा कि हर बार मैं बोलता हूँ। वेट नहीं करना किसी चीज के लिए कि मैं बोलूंगा फिर आप करोगे। मॉड्यूल कैसे भी करके स्टार्ट कर देनी है ना? जैसे एक टॉपिक होगा उसकी मॉड्यूल आपको करनी है, ठीक है? मॉड्यूल में यस सर। कोई भी वो नहीं होना चाहिए कि भाई मॉड्यूल नहीं कर रहे वगैरह वगैरह। मॉड्यूल आपको करते रहना है। क्लियर है? यस सर। यस सर। और एनसीईआरटी भी, अगर जब स्कूल जाते हो तो एनसीईआरटी की भी अपना जो जो भी आपका पोर्शन है एनसीईआरटी का, वो भी साइड बाय साइड अपने एंड पे आपको करते रहना है, क्योंकि सीबीएस अपना आपका बोर्ड्स का भी आपको साइड बाय साइड तैयारी हो जाएगी, और इसकी भी तैयारी हो जाएगी अपने जेई की भी। और एक चीज और सुन, ये जो चैप्टर है डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स, ये अगले 2 वीक तक चलेगा, इस वीक और अगले वीक के एंड तक ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? आया ना? यस सर। ठीक है, यस तो यस आपको भी, अपना टारगेट बना के चलना है। अब डायरेक्ट जेई के हिसाब से सोचना है, ऐसा नहीं कि यहाँ के हिसाब से सोचना है, अवंती के टेस्ट के हिसाब से सोचना है। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि अगले 2 वीक में मेरा भी आपकी एंड से भी अपना आपका खुद का भी डिटरमिनेंट मैट्रिक्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। समझ पा रहे हो? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ बाकी रह रहा है फिर ऐसा कुछ। मतलब अगर मान लो अगले सैटरडे तक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स खत्म हो रहा है, तो आपका भी खत्म हो जाना चाहिए। खत्म हो जाना चाहिए मतलब आपके सारे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, डीपी पूरी कंप्लीट हो जाए, सब कुछ, ठीक है? पीवाई क्यू आप लगा के बैठे हो, मतलब आपका भी टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बात के लिए रखो, ठीक है बाद में करेंगे। अब जेई पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्ट जनवरी में जो पेपर है, उस जनवरी वाले पेपर में मान लो अगर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से क्वेश्चन आएंगे तो मुझे बनाना, और उसकी तैयारी के लिए यही समय है, इसके अलावा कोई समय नहीं है, ठीक है? तो आपको भी उसको टाइमली निपटाना है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? यस सर। यस सर। एक मिनट, हम स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ी देर में, तो बच्चे और ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। कैसे भी करके
डेली बेसिस पे मॉड्यूल देखते रहना साइड बाय साइड। डीपीपी आपके अपलोडेड है, ठीक है। और जो आपका स्टूडेंट रिसोर्स शीट में कुछ पेंडिंग वर्क है जो अपलोड नहीं हुआ वो भी मैं आज रात तक अपलोड कर दूंगा, ठीक है। Yes, sir. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर करो। सब लोग आ गए, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, sir. Sir. चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट दोनों मिक्स होके चलेगा, ठीक है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट पूरा मिक्स होके पढ़ूंगा, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ूंगा। एनसीईआरटी आपके भरोसे, आपको करना है खुद से। मॉड्यूल करना है, मॉड्यूल का डाउट डिस्कशन डेली बेसिस पे करना है। अच्छा, मॉड्यूल के लिए हम आखिरी के 5-10 मिनट डेली रखेंगे। अगर आपको डाउट होगा तो आप डेली बेसिस पूछते रहना, ताकि एंड में इतना इकट्ठा नहीं होगा। हर लेक्चर के आखिरी के 5-10 मिनट में मॉड्यूल हो गया, पीवाईक्यू होगा, जहां से भी आपको डाउट हो आप हर लेक्चर के आखिरी के 10 मिनट में पूछ लेना, खुद से आगे रखे। चलो, अब इस चैप्टर का जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज है वो लगभग 8 मार्क्स का है। 8 मार्क्स मतलब बहुत, 2 क्वेश्चन, मतलब हाईली वेटेड चैप्टर बोला जा सकता है। क्योंकि जनरली एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, एक चैप्टर से जनरली एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि इतने चैप्टर इतने क्वेश्चन। लेकिन अगर किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब अच्छा चैप्टर है। इसमें टॉपिक क्या क्या है? ये सारे टॉपिक है। अब जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से मैं आपको यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। एडजॉइन इनवर्स, यहाँ से अभी पिछले 3-4 सालों में बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन अभी के लिए आप छोड़ सकते हो, मतलब इतना ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दोगे तो चलेगा। लेकिन ये जो 2 टॉपिक है ये है। फिर रिलेशन बिटवीन डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ट्रांसपोज, ये थोड़े थोड़े और इंपॉर्टेंट है बस। तो ये जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं जेई पिछले 3-4 सालों में ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा है। मतलब अगर जेई मेंस की पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन देखोगे तो इन्हीं में से मिक्स होके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इन पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना, इस पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना। इसलिए मैंने पहले ही आपको स्टार मार्क करके दे दिया, चैप्टर का वेटेज भी बता दिया। पढ़ेंगे सारी चीजें क्योंकि सबका कहीं ना कहीं यूज होगा। सबसे पहले ये तो यहाँ पे बता ही रखा, क्रिटिकल टॉपिक इन दिस चैप्टर अलजेब्रा ट्रांसपोज एडजॉइन, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैट्रिसेस, इसके लिए थोड़ा सा आज आप घर जाके एनसीईआरटी का, सब लोग में बहुत सारे बच्चे जनरली पढ़ते नहीं है, एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन पढ़ना अबाउट मैट्रिसेस एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। मैं अभी डिटेल में उसकी जाऊंगा नहीं, आप खुद से आज पढ़ना घर जाके कि भाई मैट्रिसेस होता क्या है, कौन कौन सी फील्ड में उसके एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे, साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जहां जहां पे भी उसके एप्लीकेशन है वो थोड़ा पढ़ना। ये होता क्या है, अब यहाँ पे आप जब पढ़ोगे इसके बारे में आपको ये पता चलेगा, एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अरेंजमेंट है किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का, रोज या कॉलम में। फिर उस डेटा को हम एनालिसिस करते हैं अलग अलग तरीके से। पहले तो हमने रिप्रेजेंट किया, फिर उसका अलजेब्रा देखा, कैसे उसको ऐड करना, कैसे सब्सट्रैक्ट करना, कैसे मल्टीप्लाई करना, कैसे और भी चीजें उसमें के अंदर करते जाना और धीरे धीरे बहुत सारे एप्लीकेशन आते गए। एप्लीकेशन की बात करें अगर, तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को सॉल्व करने का तरीका मैट्रिसेस से निकाल सकते हैं, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट की मदद से। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल सकते हो। 3 लाइन अगर कॉन्ग्रुएंट है, अगर 3 लाइन एक सिंगल पॉइंट से पास कर रही है, ये चेक करने के लिए भी आप डिटरमिनेंट की हेल्प ले सकते हो। कौन से टाइप का कोनिक कर्व है, सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन आपने देखी थी, वहां पे डेल्टा की वैल्यू आई थी डिटरमिनेंट के टर्म्स में, तो कौन सा कोनिक क्या रिप्रेजेंट करना वो भी आप डिटरमिनेंट की मदद से निकाल सकते हो। बेसिकली ये क्या, कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। हम जब चीजें कैलकुलेट कर रहे थे मैथमेटिक्स में या फिर अलग अलग फील्ड में, तो वहां पे बार बार एक तरह की कैलकुलेशन आ रही थी, उसी कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट डिटरमिनेंट के टर्म्स में कर दिया, उसी को फिर मैट्रिसेस बना दिया, मतलब रिवर्स प्रोसेस हुआ क्या, पहले बार बार एक तरह की कैलकुलेशन आ रही थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया, उसमें सेम टाइप का फॉर्मूला बन रहा था, उसको डिटरमिनेंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, फिर डिटरमिनेंट को मैट्रिसेस के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया। और रिप्रेजेंट कैसे हो रहा था, रेक्टेंगुलर एरेज में। रेक्टेंगुलर एरेज में मतलब चीजें यहाँ पे इस तरह से लिखी जा रही थी, यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे थे। अब वो एलिमेंट डेटा के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो अब ये एलिमेंट रोज और कॉलम के अंदर आ रहे हैं। रोज और कॉलम मतलब आप जानते हो, ये हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, रोज के कॉलम, वेरी गुड। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इनको क्या बोलते हैं, कॉलम। Columns.
तो रोज और कॉलम की मदद, जैसे आप असेंबली में वगैरह में खड़े होते हैं, रोज और कॉलम की मदद से रेक्टेंगुलर एरे में डेटा को रिप्रेजेंट करने का तो तरीका है या अरेंजमेंट है, ये मैट्रिसेस है। इसको जनरली इस तरह से डिनोट करते हैं। मान लो अगर ये कोई मैट्रिसेस है ए, ध्यान रखना कोई भी मैट्रिसेस हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होगा। कैसे डिनोट होगा? कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अगर ऐसा लिखा ए एम क्रॉस एन, यहाँ पे जो एम क्रॉस एन इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे एम, एम क्या होता है? एम नंबर ऑफ रोज, Rows. नंबर ऑफ रोज। एन क्या होता है? Number of columns. नंबर ऑफ कॉलम्स। वेरी, तो m क्रॉस n, m मींस नंबर ऑफ रोज, n मींस नंबर ऑफ कॉलम, m क्रॉस n, ये ध्यान रखना है। इसमें एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलूं 1 3 8 2 5 4 1 0, बताओ इसका ऑर्डर क्या है? कितनी रोज कितनी कॉलम है? 2:4. So 2 हाँ, 2 is rows. 4. 2 to 4. दो रो है, R1 और R2, वो कितने कॉलम है? 4 कॉलम है, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, 2 क्रॉस 4। अच्छा, यहाँ से अगर देखेंगे, अच्छा इसको 2 into 4 मत बोलना, बहुत सी बार बच्चे गलत बोलते थे। 2 into 4 नहीं, इसको बोलने का तरीका क्या है? 2 क्रॉस 4 है ना? अच्छा, Yes, sir. इसमें अगर हम देखेंगे, अगर इनको मल्टीप्लाई भी कर दो तो 8 आएगा, और मुझे पता भी नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट है। देखो ध्यान से, 8 एलिमेंट है, और रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स वही आना है। अगर 2 रो है और 4 कॉलम है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाएंगे। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इसी पे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी देखे होंगे, एक आधा, जैसे मैं एक बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कोई मैट्रिक्स है ए, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मान लो 18, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे ऑफ द मैट्रिक्स? पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो क्या क्या हो सकता है? इसका ऑर्डर, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 18 है तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? बोलो। Sir 18 बनाने 1 के लिए cross किन दो को 18. मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, एक तो 2 1 cross क्रॉस 9. 18, 9 cross 1. 2 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 6, है ना? 6 cross 3. अब इनका उल्टा, 6 क्रॉस 3, 9 क्रॉस 2, 18 क्रॉस 1, तो थोड़ा कितने पॉसिबल ऑर्डर है? 6 पॉसिबल ऑर्डर, है ना? 6. Yes, sir. इस तरह के क्वेश्चन भी बेसिक बेसिक पूछ सकता है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. No, sir. अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज, इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। और एलिमेंट किस तरह से डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल लेटर ए आई जे के टर्म्स में। पूरा मैट्रिक्स कैपिटल लेटर से डिनोट होता है, और ये जो अंदर की चीजें एलिमेंट, इनको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर ए आई जे, जहां पे आई मतलब उसका ith रो, वो किस रो में लाई कर रहा है, और जे मतलब जेथ कॉलम। ध्यान से अगर देखोगे 2 1 का मतलब क्या है? सेकेंड रो, सॉरी 2 1 का मतलब क्या है? रो कौन सी? सेकेंड। कॉलम कौन सा है? फर्स्ट। इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं? 2 1। पहले आएगा रो नंबर, बाद में आएगा कॉलम नंबर। पहले क्या लिखते हैं? रो नंबर, फिर क्या लिखते हैं? कॉलम नंबर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये ध्यान रखना। चलो, जैसे ए आई जे, वेयर आई इज द रो नंबर और जे इज द कॉलम नंबर। अच्छा, जैसे मान लो कोई 2 क्रॉस, सॉरी 2 क्रॉस 3 का मुझे डिटरमिनेंट बनाना है, सॉरी मैट्रिक्स बनाना है। तो इसके अंदर एलिमेंट बताओ क्या क्या होंगे? पहला एलिमेंट यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम। रो कितनी रखनी? 2, कॉलम कितना रखना? 3। तब यहाँ पे एलिमेंट की नेमिंग बताओ क्या क्या होगी? पहला वाला क्या होगा? ए, Sir, A11. A11, फिर A12. A12. A12, A12. फिर क्या आएगा? A21. A21. A22, A222 और A23. A23. ये लिखना आपको आना चाहिए, इसमें कभी गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आगे तक कैलकुलेशन में। ये लिखना आना चाहिए। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे ये है आपकी रो 1, ये रो 2, तो ए का पहला एलिमेंट समय 1 है, यहाँ पे भी सक्सेस का पहला एलिमेंट 1 2 है। ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3,
क्लियर है? इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है। हाँ। अब अगला आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब ये भी इस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना जरूरी, क्यों? कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली उस नाम से उसको पुकार लेंगे, बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, इस तरह से। तो आपको उनकी डेफिनेशन, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। कुछ बेसिक टाइप्स होते हैं, फटाफट हम देख लेते हैं। एक होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स लॉजिकली क्लियर है, दिखेगा कैसा? जिसमें सिर्फ रो हो, जिसमें कितनी हो? रो हो, एक या दो, एक रो होनी चाहिए। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, रो sir. मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जो है, कॉलम कितने भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए? 1। नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए? बोलो। 1। कॉलम का कोई रोल नहीं है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ रोज 1 होनी चाहिए। दूसरा होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा। कितना कॉलम होगा? एक। नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती है, लेकिन कॉलम कितना होगा? एक। One. नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा? 1। क्या समझ में आ रहा है? सिंपल है ना? है ना? यस सर। बोलो। Yes, Yes, sir. sir. एक Yes, नाम sir. हो रहा है जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होगा बताओ? आप खुद से बता दो डेफिनेशन। तो जिसमें सारे एलिमेंट जीरो। इसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट जीरो। इसको बोलेंगे जीरो, हाँ, जिसके सारे एलिमेंट कैसे हो? जीरो हो। Zero. क्लियर है? अच्छा, ये जो मैंने लिखा है, इसका ऑर्डर क्या है? ये जो एक सिंगल एलिमेंट लिखा है, इसका ऑर्डर क्या होगा? सिंगल एलिमेंट अगर मान लो ऐसा कुछ है, कोई मैट्रिक्स इस तरह से लिखा, मान लो 2, इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 into 1. हाँ, 1 Two, cross one, 1. one. 1 cross 1. One cross one. 1 क्रॉस 1। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. नो No, सर। sir. ठीक है, वेरी गुड। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ काम के नहीं है, फोकट में लिखा हुआ है, छोड़ देना। इसमें बस ध्यान रखने वाली बात क्या क्या है, वो आपको ऑलरेडी पता है। नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम 1, ऑल एलिमेंट्स Has zero. 0। अगला स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? Equal rows, equal Sir, columns. जिसमें number of sir जिसमें two cross two बनाओ. वेरी गुड। Columns नंबर ऑफ equal. रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो आपस में? बराबर, Equal हो. इक्वल। वेरी गुड। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में कैसे हो? इक्वल हो। जैसे मान लो, ये बताओ इसका ऑर्डर 2 cross 2. 2 Two क्रॉस cross 2। two. क्रॉस टू। इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना? क्लियर Yes, है? sir. Yes, sir. इसको बोलो, इसका ऑर्डर बताओ। Sir, 3 cross 3. 3 cross 3. Cross 3. तो जनरली आप ये दो ही तरह से पढ़ते हो, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3। स्क्वायर मैट्रिक्स में जनरली आपकी दो ही आएंगे, 4 क्रॉस 4 आपका इंजीनियरिंग में आएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में दो टाइप क्या पढ़ोगे? 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब 2 क्रॉस 2 में अगर मैं एलिमेंट्स के बारे में लिखूं, जैसे मान लो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बना है, इसके एलिमेंट्स अगर मेरे को एलिमेंट एकदम रट लेना, A11, फिर क्या आएगा बोलो? A12 A12. A13 A13. A, A21. अगला A22 A22. A23. A23 अगला A23. A31. A32 और A32. वेरी गुड। तो इन सबको एकदम आपको बाय हार्ट याद करना है। अब यहाँ पे देखो, इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? इन एलिमेंट का नाम दिया क्या? डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट। क्या इनको भी डायगोनल एलिमेंट बोल सकते हैं क्या? बोलो। यस Yes. बोलो। नहीं बोलोगे कभी। मैट्राइसिस में सिर्फ इन्हीं को डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। ध्यान रखना, ये गलती हो जाती है बहुत बार क्वेश्चन में। आपका एक ही डायगोनल होगा मैट्राइसिस के केस में, और जिसके आई और जे कैसे होने चाहिए? सेम। उन्हीं को आप क्या बोलोगे? डायगोनल एलिमेंट। तो आपका डायगोनल एलिमेंट सिर्फ यही होगा, एक ही डायगोनल एलिमेंट होगा। क्लियर है? Yes. ठीक है। Yes, sir. तो Yes, AI sir. टाइप के एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट। और ये जो बचे हुए हैं, इनको बोल देंगे कॉन्जुगेट एलिमेंट। इनको क्या बोलते हैं? Conjugate null.
कॉन्जुगेट एलिमेंट। अच्छा, एक कभी कभी क्वेश्चन में एक तरह का वर्ड यूज होगा, ट्रेस, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब होता है क्या? सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, जितने भी डायगोनल एलिमेंट उनका सम को हम क्या बोलते हैं? ट्रेस ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, ना? sir. Yes, sir. ये वर्ड ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन में आ जाएगा। ट्रेस, जब भी वर्ड यूज होगा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज मत जितने भी उसके डायगोनल एलिमेंट है उनका सम। अच्छा, ये सारी बातें सिर्फ किसके लिए मैं कर रहा हूँ? Square matrix के लिए। क्या Square बाकी के लिए मैंने matrix. ऐसा कुछ बोला क्या? नॉन No, स्क्वायर sir. मैट्रिक्स के लिए बाकी कुछ हम नहीं करेंगे। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई डायगोनल नहीं होगा, कोई कॉन्जुगेट नहीं। सारी बातें जो हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स में एक डायगोनल होगा, उसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, बचे हुए एलिमेंट को कॉन्जुगेट बोलूंगा। ट्रेस ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी। क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब Yes, स्क्वायर sir. मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में भी दो टाइप होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कुछ टाइप होते हैं, क्योंकि जनरली पूरे चैप्टर में इन्हीं के साथ हमको ज्यादा डील करना है। जितने भी एप्लीकेशन है, ज्यादातर क्वेश्चन स्क्वायर मैट्रिक्स भी बनते हैं, सारा कंसंट्रेशन हमारा इस पे ही होगा। डिटरमिनेंट भी हम इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। कुछ टाइप इसमें स्पेशल टाइप कर दिए। एक ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर में भी अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर। अपर ट्राइंगुलर में बच्चों ये, अच्छा ध्यान रखना, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप हैं। अपर ट्राइंगुलर के बारे में ये बोला गया कि जितने भी एलिमेंट होंगे डायगोनल के ऊपर ऊपर ही होंगे। डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट कैसे होंगे? जीरो। अपर ट्राइंगुलर का डेफिनेशन क्या कि डायगोनल के नीचे जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे जो भी एलिमेंट है वो सारे क्या हो जाएंगे? जीरो। और बाकी एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे नॉन जीरो जीरो कुछ भी, लेकिन इन तीनों को जीरो होना जरूरी है। समझ आ रहा है? अपर Yes, ट्राइंगुलर का मतलब Yes, sir. ये जो नीचे के तीन एलिमेंट इनको जीरो होना जरूरी है। इसी तरह से, अच्छा यहाँ पे जीरो आएगा चलेगा, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 2 - 1 3 4 0 1 कुछ भी आ सकता है, लेकिन इन तीन का जीरो होना जरूरी है। अपर ट्राइंगुलर की फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पे एलिमेंट होंगे अपर ट्राइंगल में, मतलब ये एक तरह का ट्राइंगल बन रहा है ना? तो इस अपर ट्राइंगल के नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? जीरो। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, वैसे sir. स्क्वायर मैट्रिक्स का एक और टाइप है लोअर ट्राइंगल। अब यहाँ पे लोअर ट्राइंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा भाई? लोअर ट्राइंगल में एलिमेंट होना चाहिए। लोअर ट्राइंगल के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट है वो सारे वापस क्या हो जाएंगे? ये तीन एलिमेंट कैसे हो Zero. जाएंगे? जीरो। यहाँ पे Zero. इन लोअर ट्राइंगल में कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन इसके लोअर ट्राइंगल के ऊपर के तीन एलिमेंट कैसे होने चाहिए? जीरो। अब इससे रिलेटेड, डेफिनेशन से रिलेटेड छोटा मोटा क्वेश्चन बना सकते हैं। ये हो गया ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसके दो टाइप, अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर। इसमें एक और होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में ये बोला गया कि एलिमेंट्स जो होंगे डायगोनल के, देखो ध्यान से डेफिनेशन सुनना। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये समझाई गई, इसमें मान लो 3x3 के मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि डायगोनल के अलावा, डायगोनल मतलब बेसिकली डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या है कि कॉन्जुगेट एलिमेंट, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जितने भी कॉन्जुगेट एलिमेंट वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। कॉन्जुगेट एलिमेंट कैसे हो जाएंगे? सारे जीरो। ये भी जीरो, 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 है ना? डायगोनल में कुछ भी हो सकता है, अगेन सेम, डायगोनल में कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, एनी रियल नंबर। ये जो ए आई है ये जीरो भी हो सकता है ना, बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। यहाँ पे कुछ भी होगा, लेकिन ये जो ए आई जे वाले है जहां पे आई नॉट इक्वल टू जे है, ये कंपलसरी कैसे होना चाहिए? जीरो। बोलो क्या चीजें समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर, सिर्फ डेफिनेशन है बच्चों। अपर ट्राइंगुलर में नीचे के तीन एलिमेंट जीरो, लोअर ट्राइंगल में ऊपर के तीन एलिमेंट जीरो। डायगोनल में एलिमेंट डायगोनल में होंगे, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। अब इसी का स्पेशल टाइप हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो गए, डायगोनल के सारे एलिमेंट कैसे हो गए? सेम, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 कुछ भी हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलूंगा? स्केलर मैट्रिक्स। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे 3 3 3 0 0 0 0 0, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये sir. भी क्या स्केलर मैट्रिक्स? अब स्केलर Scalar. मैट्रिक्स का इसके स्पेशल टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का ही स्पेशल टाइप आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट कितने हो जाएं?
1. So 1. 1. सारे डायगोनल एलिमेंट कितने हो जाए 1, तो दिखेगा कैसा? ये ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होगा। इसको डिनोट करता है आई से। कैसे डिनोट करते हैं बच्चों? आई से। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, ये जैसे मैथमेटिक्स में हमारे पास जो नंबर होते हैं उसमें जैसे 1 काम करता है, मैट्रिक्स में वैसे आई काम करता है। जैसे अपना 1 काम करता है, 1, अब 1 की क्या प्रॉपर्टी होती है मैथ्स में, कि 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है? वो नंबर खुद आ जाता है ना? Yes, 1 sir. को कितना भी मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही रहेगा, है ना? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. सेम काम यहाँ पे Yes, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे आंसर वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कुछ भी पावर रखो आंसर हमेशा आई रहेगा। समझ रहा है? तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह से बिहेव करता है, तो अच्छा ही है। बस इसके बारे में ध्यान रखना किस तरह से होगा, ऐसा होगा। क्लियर है? इस Yes, सारी sir. चीजें Yes, समझ में आ sir. रही है? ठीक है। एलजेब्रा, एलजेब्रा मतलब कैसे ऐड करना, कैसे सब्सट्रैक्ट करना ऑफ मैट्रिसेस। तो इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें आप खुद ही को सब कुछ बता सकते हो। कोई भी मान लो 2 मैट्रिसेस है, अगर उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ऐड सब्सट्रैक्ट तभी कर पाऊंगा जब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली चीज तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? Same. Same. सेम। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं। फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पहली बात ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट करना 2 मैट्रिक्स को तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3 -1 4 -2 9, यहाँ पे ले ले मान लो 0 1 3 2 1 5। मान लो इनको ऐड करना है, तो ऐड करके बताओ क्या आएगा? क्या बता सकते हो कि कैसे ऐड करेंगे इनको? सर पहले तो 2 आएगा। हाँ, बेसिकली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर दोगे। बोलो। Yes, sir. Corresponding Yes, elements, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे मान लो ABCD ले लिया, DEF, यहाँ पे आपने ले लिया मान लो UVWXYZ। तो बताओ कौन कौन आपस में ऐड होंगे? A plus U, U, B A plus plus U. A T plus plus U, W, D plus X, D E plus plus Y, F Yes. plus Z. 5. Okay. क्लियर है? और सेम Yes, sir. सब्सट्रैक्शन में भी जहां पे प्लस है उसकी जगह माइनस करना तो माइनस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? किसी का माइक Yes, ऑन है, sir. माइक से मेरी Yes, sir. आवाज रिपीट हो रही है। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर दो। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, किसी के एक के माइक के ऑन होने से मेरी आवाज मुझे ही सुनाई देती है। ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा, सब बेसिक फंडामेंटल है। एनसीईआरटी करोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे? जिस मान में बोल रहा हूँ मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी, 2 मैट्रिक्स को अगर आपस में मैं इक्वल बोल रहा हूँ तो वो इक्वल कब होंगे? उनकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? पहली चीज तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली चीज ऑर्डर सेम होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग हर टर्म भी क्या होनी चाहिए? इक्वल। करस्पॉन्डिंग हर टर्म भी क्या होनी चाहिए? इक्वल। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ये ले लिया, एक मैट्रिक्स ये ले लिया, क्या इन दोनों को इक्वल बोल सकते हैं? बोलो। Yes. No, sir. क्या मैट्रिक्स इक्वल है? No, sir. ऑर्डर तो सेम है। Yes, sir. क्या करस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट इक्वल है? No, sir. ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन ये वाला एलिमेंट इसके बराबर नहीं नहीं है, तो ये क्या? नॉट इक्वल। क्लियर है? सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो ही उसको इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। चलो, इस तरह अब मान लो ये बोला कि भैया अगर ये 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ। करो ट्राई।
हाँ बताओ बच्चों, किया? टू और टू आ गए। सर x2 अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो, ये पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा, yes sir है ना? Yes, sir. तो x प्लस 1 किसके बराबर आएगा? x प्लस 3 के बराबर। तो यहाँ से x कितना आएगा? 2. 2 इसके बाद ये ग्रीन वाला एलिमेंट इस ग्रीन एलिमेंट के बराबर, सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आपस में बराबर होंगे। Yes, sir. yes sir तो यहाँ से y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से y की दो वैल्यू आएगी क्या? yes sir yes कौन सी? 1 और 2 है ना? Yes, sir. लेकिन Yes, देखते हैं sir. कौन सी वैल्यू लेंगे। अपने पास सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, ध्यान रखना, एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, और लास्ट वाला भी आपस में इक्वल होना चाहिए, मतलब ये वाला एलिमेंट इसके बराबर। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी? y स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू -6। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ से y की कौन सी दो वैल्यू आएगी? 2 and 3, है ना? yes sir बोलो, Yes, sir. yes sir मुझे बताओ फाइनल आंसर आपका क्या रहेगा? x क्या रहेगा और y क्या रहेगा, ताकि दो मैट्रिक्स इक्वल हो। X equal to 2 y. टू वाई की वैल्यू X टू। equal to 2 y. So y equal y to 2. equal to 2। क्या y को मैं 1 और 3 भी ले हो सकता हूँ क्या? जाएगा। बताओ, क्या ये सही है? no sir No, sir. 1 लोगे तो ये इक्वल हो जाएगा पर ये इक्वल नहीं होगा, 3 लोगे तो ये इक्वल हो जाएगा पर ऊपर वाला इक्वल नहीं होगा। तो दोनों में से क्या लेना है? कॉमन एलिमेंट लेना है। क्लियर है? Yes, yes sir. sir क्या लेना है? कॉमन एलिमेंट, ताकि सारे एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। एक भी ऐसा नहीं कि 3 इक्वल हो जाए तो एक इक्वल ना रहे। इक्वल मतलब चारों इक्वल होना चाहिए आपस में। आ रही बात समझ में? एग्जैक्टली Yes, सेम sir. होना चाहिए, ओवरलैप एग्जैक्टली एक जैसी कॉपी होना चाहिए। क्लियर है? चलो इसको सॉल्व करो। अब इसमें थोड़ी सी इक्वेशन का दिमाग लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देने का रीजन ये था कि इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाना था मुझे। आप पहले ट्राई करो खुद से, फिर मैं सिखाता हूँ। बोलो, आपको मजा तो आ रहा है? समझ में आ रहा है चैप्टर? yes sir yes sir ठीक है। देखो एक ही लेक्चर में हम बहुत सारा कवर कर लेंगे। आप देखोगे एनसीईआरटी की 2-3 एक्सरसाइज तो निपटा देंगे आज ही। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जब इक्वेट करोगे 2 2 के बराबर है, ये वाला इससे इक्वेट हो जाएगा, है ना? yes sir Yes, sir. yes sir ठीक है, इन सबको उधर भेजेंगे तो प्लस उधर जाके माइनस, माइनस उधर जाके प्लस, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान से सुनना। अब देखो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का आपको आज तक कोई तरीका सिखाया नहीं गया, ना 11th में, ना 12th में, ना 7th 8th 9th में, कि भाई बाई क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करना है। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप की बाई क्वाड्रेटिक जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उन्हीं टाइप को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी को सॉल्व करने का तरीका भी आपको नहीं पता। तो इन स्पेशल टाइप की बाई क्वाड्रेटिक को ध्यान रखना है कैसे सॉल्व करना है। अभी पहचानोगे कैसे कि वो स्पेशल टाइप है, उसको पहचानने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ। सुनना ध्यान से, पहले तो इसको एकदम सीक्वेंस में लिख देना, पावर 4, पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर कांस्टेंट टर्म, एकदम सीक्वेंस में लिख देना। अब इनके कोएफिशिएंट को ऑब्जर्व करो ध्यान से। यहाँ पे पहला कोएफिशिएंट क्या है? x की पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना है? एक सेकंड, एक सेकंड, एक बार इनके कोएफिशिएंट को ऑब्जर्व करो, एक सेकंड। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट बताओ कितना है? So 1. 1। कांस्टेंट टर्म कितनी है? 1। सही है? one yes sir हम क्या करें? कोएफिशिएंट को ऑब्जर्व करना।
अब अगली टर्म का कोफिशिएंट बताओ कितना है? -2. -2 -2 क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, अब sir. बीच में ये बच गया। अब इसके लिए कोई पेयर नहीं देगी, यहाँ पे कुछ भी हो चलेगा क्योंकि ये तो सिंगल टर्म है, मिडिल टर्म है। मेरा क्या होना चाहिए? फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म के बराबर होना, आगे से दूसरे से पीछे से दूसरे का बराबर होना चाहिए। तो अगर इस तरह से कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, तो हम एक तरीका अपना सकते हैं। वो तरीका क्या है? स्टेप 1, डिवाइड कंप्लीट इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? पहला टर्म क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर बन जाएगा, है ना? Yes, sir. -2x प्लस 3 -2/x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 0। हर टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब जो सेम कोफिशिएंट वाली टर्म थी उनको एक साथ कलेक्ट करा, एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 1 वाला कौन सा था और 1 वाला, उन दोनों को साथ में कलेक्ट कर लिया, सेम कोफिशिएंट वाले को। यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, कलेक्ट। तो आप हाथों हाथ नोट्स बनाते रहना, टाइम वेस्ट मत करना क्लास के बाद। कलेक्ट टर्म्स ऑफ सेम कोफिशिएंट, तो सेम कोफिशिएंट वाली टर्म से उनको हम कलेक्ट कर रहे हैं। एक सेकेंड, एक पेज ऐड कर देता हूं। तो मेरे पास देखो क्या क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ 1/x स्क्वायर आएगा। फिर अगली टर्म क्या थी? माइनस का 2x और माइनस का 2/x, तो माइनस का 2x माइनस का 2/x साथ में ले लिया। और एक सिंगल टर्म कौन सी बच गई थी? प्लस का 3, है ना, उसको अलग कर लिया। ये समझ में आया? सही है यहाँ पे तक? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ से -2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 1/x और प्लस का 3। अब इस इक्वेशन को देख के आपके दिमाग में क्या आता है? इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका होगा? सोचो जरा, क्या सब्स्टिट्यूशन करें ताकि इसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा आसान हो जाए? बताओ। X plus 1/x को y. वेरी गुड। ये जो x प्लस 1/x है उसको कुछ मान लो, x y z u v w कुछ भी मान लो। तो मान लो t मान लिया। क्या मान लिया? बोलो। T. t। इसको तो t बोल दो, पूरी इक्वेशन t में कन्वर्ट कर देंगे, इसको t बोल दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके देख लेते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू t स्क्वायर, है ना? सही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, यहाँ sir. से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा? t स्क्वायर माइनस 2। बोलो, Yes, समझा sir. क्या? तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? टी स्क्वायर माइनस 2। इसको क्या माना था? t माना था। तो पूरी इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 2, है ना? Yes, sir. माइनस Yes, का sir. 2 प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो पूरी एक इक्वेशन मेरी क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई। और क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करना वो तो मुझे पता ही है। बोलो। Yes, sir. ये क्या है? t माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, इक्वल रूट। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. x प्लस 1/x को मैंने t मान लिया बच्चों, उससे मेरी जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई, उससे मेरा रूट आके t इक्वल टू 1। अब मुझे तो x निकालना है, तो आप इस t को इक्वेट कर देंगे। तो t किसको माना था हमने? x प्लस 1/x को। यहाँ से t कितना है? 1। इसमें एलसीएम वगैरह लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक के रूट निकालने। अब देखो इसका d जो आएगा लेस देन 0 आएगा, b स्क्वायर माइनस 4 इसे क्या आएगा? लेस देन 0। तो अपन बोल देंगे देयरफॉर नो रियल रूट। आंसर क्या आ जाएगा? नो रियल रूट्स। एक बार ध्यान से देख लो, ऐसी टाइप की बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आती है, पहचानने का तरीका, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, आगे और पीछे से कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? सेम। स्टेप 1, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, सेम टाइप की टर्म्स को कोफिशिएंट कलेक्ट कर लो, है ना? क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. x प्लस 1/x को t मानो, t में पूरी क्वाड्रेटिक बनेगी, t आ जाएगी, और फाइनली t को इक्वेट कर दो, वहां से आपके पास x आ जाएगा। अब यहाँ पे खैर अगर मान लो यहाँ से x आ सकता था अगर क्वाड्रेटिक अच्छी बनती। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो बनी उसका d नेगेटिव है,
डी अगर नेगेटिव है, ऐसी क्वाड्रेटिक का रूट्स क्या होगा? नॉन रियल रूट। आगे बस समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक बार और Yes, प्रैक्टिस sir. करो। चलो इसको ट्राई कर लो, एक और इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। करा सॉल्व। अब यहाँ पे भी आइडेंटिटीज लगेगी। आपस में इक्वेट कर दोगे। पी क्यू आर में आपस में रिलेशन चाहिए था। 4p स्क्वायर प्लस 16q स्क्वायर प्लस, देखो बच्चों यहाँ पे घबराना मत, अगर आपको चीजें समझिए क्या बेसिक मैथ का पार्ट है। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आगे अब ध्यान रखना इस टाइप की इक्वेशन आती है तो कैसे सॉल्व करना। अब जैसे ये इक्वेशन आगे दिमाग में रहेगा ना हमेशा, बोलो। Yes, sir. तो अगर नहीं भी आता तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप पहली बार भी देख रहे हो तो अच्छे से इसको सीखो, ताकि अगली बार अगर ऐसी कैलकुलेशन आती है तो आपको पता होना चाहिए। अब इन दोनों को आपस में इक्वेट करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर लिखो इसको, तो इसको क्या लिखो? 2p का होल स्क्वायर 4q का होल स्क्वायर प्लस r का होल स्क्वायर माइनस 8pq है ना। 8pq को क्या लिख दूंगा? 2 इंटू, सॉरी ये मैंने सही लिखा ना यहाँ तक तो, हाँ 8pq क्या? 2p इंटू 4q, सही है। 4qr है तो 4qr क्या हो जाएगा? 4q इंटू r, और जो rp है तो 2p इंटू r, सही है। Yes, sir. इक्वल टू 0। अब बेसिकली यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है, अगर आपको ध्यान हो तो मुझे बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। अब कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है ये? अगर ये 0 है तो एबीसी में क्या रिलेशन होगा ये मुझे पता करना है। टारगेट क्या है समझ पा रहे हो? बहुत अच्छा लेक्चर है आज का, आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसी टाइप की इक्वेशन है क्या? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0 है ना। Yes, sir. अब इसको Yes, लिखने का एक तरीका होता है, याद रखना हमेशा। अब ये आगे कभी आ जाता है तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, होल डिवाइड बाय 2। अब जब इन तीनों ब्रैकेट को ओपन करोगे, देखो पहले ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, वो भी दो बार। सारा जब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यही आ जाएगा, है ना। देखो ध्यान से, इसी को लिखने का ये तरीका है। Yes, sir. इसी को ओपन करोगे तो यही आ Yes, जाएगा, sir. है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है 3 नंबर का स्क्वायर का सम 0 है। 3 नंबर से मान लो यहाँ पे है, एक सेकेंड, 3 नंबर का स्क्वायर का सम अगर 0 है तो कब पॉसिबल है? 3 नंबर का स्क्वायर का सम 0 कब पॉसिबल है? जैसा कि मैं आपको बोलूं भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 0 है, 3 पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर। अब किसी का भी स्क्वायर तो हमेशा 0 से ज्यादा होता है, लेकिन अगर इन तीनों का सम 0 आ रहा है तो यहां से एक तरीके की पॉसिबिलिटी क्या आएगी? ये 0 कब होगा? Sir, all zero. x is equal to वेरी 0, गुड। एक ही पॉसिबिलिटी क्या है, इन तीनों को 0 होना पड़ेगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर तो हमेशा 0 से ज्यादा होता है। 0 या 0 से क्या होता है? ज्यादा होता है, पॉजिटिव रहता है।
तो तीन पॉजिटिव नंबर का एडिशन अगर आप 0 के बराबर कर रहे हो तो एक ही पॉसिबल क्या है कि इन तीनों को ही 0 होना पड़ेगा, अदरवाइज तो हमेशा 0 से ज्यादा ही आएगा आंसर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे भी सेम चीज दिख रही है कि भाई 3 नंबर का स्क्वायर का सम अगर 0 है, क्योंकि सम है, 3 नंबर का स्क्वायर का सम 0 है, इसका मतलब ये 0 तभी हो रहा होंगे जब ये तीनों आपस में 0 होंगे। तीनों आपस में 0 होंगे मतलब a माइनस बी 0, b माइनस सी 0, c माइनस ए 0, मतलब यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी क्या आएगी, इट इज पॉसिबल ओनली देन a माइनस बी 0 हो जाए मतलब a इक्वल टू b के बराबर, b माइनस सी 0 हो जाए मतलब b इक्वल टू सी आ जाए। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, तो ये 0 पॉसिबल कब है, जब a इक्वल टू b इक्वल टू सी, ये तीनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल, तभी ये 0 होगा। तो बेसिकली क्या है, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी अगर 0 है, तो यहाँ से रिलेशन क्या आएगा, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये 0 कब होगा, जब a b c तीनों आपस में बराबर होंगे, है ना? Yes. बोलो। Yes, sir. तो यहाँ पे ये a है, ये b है, ये c है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अगर ये 0 के बराबर आ रहा है तो ये 0 का पॉसिबल है जब a इक्वल टू बी इक्वल टू क्या हो, c हो। ये p क्यू आर में आपस में क्या क्या रिलेशन आ गया, क्या क्वेश्चन समझ में आया? बोलो। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. ये थोड़ा बेसिक मैथ की इक्वेशन यूज हो रही है, घबराओ मत, थोड़ा घर पे जाके वापस से इनको रिपीट करना, रीट्राई करना, समझने की कोशिश करना, आ जाए। इस कॉन्सेप्ट को मैं वापस समझा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। इसको मैंने एक कॉन्सेप्ट से और इक्वेट कर सकते हैं, सुनना। एक आइडेंटिटी होती है आपके पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, याद है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. sir. इसके दो फैक्टर बनते थे। एक फैक्टर क्या बनता था, a प्लस बी प्लस सी। एक फैक्टर क्या बनता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, याद है? Yes, sir. तो यहां से इसको मैं वापिस से वही लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको क्या लिख दूंगा मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, हाँ है ना, होल डिवाइड बाय 2। सही है? Yes, sir. Yes, याद sir. रखना, इसको लिखने का ये भी एक तरीका हो। तो अगर क्वेश्चन में बोला इफ, अगर मैं ये बोलता हूं कि मान लो इसकी वैल्यू ये इसके इक्वल है, समझ आ रहा है ना, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, इन दोनों के बराबर है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, अगर ये 0 के बराबर हो, इसके बराबर हो, बोलो। अगर इसकी वैल्यू मान लो 0 है, ध्यान से, इसकी वैल्यू 0 है, तो ये 0 होने के दो कारण हो सकते हैं। अब देखो, इसके दो फैक्टर है, ये और ये, है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. के माइनस 3abc के दो फैक्टर है, ये एक पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर। तो अगर ये 0 आ रहा है, इसका मतलब कोई एक फैक्टर 0 हो रहा होगा, या फिर या तो दोनों 0 हो रहे होंगे, या फिर कोई एक 0 हो रहा होगा। इसके 0 होने के दो कारण हो सकते हैं। देन अगर ये 0 हो रहा है तो 0 होने के दो कारण, या तो a प्लस बी प्लस सी आप क्या हो जाए 0, सम कितना हो जाए 0 हो जाए, या फिर ये 0 हो जाए। और अच्छा, ये जो बचा हुआ टर्म अगर 0 हो जाएगा तो इसको अभी मैंने बताया, ये 0 होगा तो आपस में क्या रिलेशन होगा, a इक्वल टू बी इक्वल टू क्या हो जाए, c हो जाए। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो, या फिर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। उल्टा भी ध्यान रखना कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या फिर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। ये दो कारण हो सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के 0 होने के कितने कारण हो सकते हैं, दो। एक तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए और abc आपस में या तो बराबर हो जाए। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में काम आ जाए तो याद रखना। क्लियर है? अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। बोलो, कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, कैसे ऐड करना, कैसे सब्सट्रैक्ट करना, ये आपको ऑलरेडी बता दिया है ना। नाउ अगला कॉन्सेप्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब किसी मैट्रिक्स को अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स है, इसको अगर मान लो मैं k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं,
किसी कांस्टेंट के क्या कोई कांस्टेंट है, मतलब कोई स्केलर है, यानी कांस्टेंट हो जाए या फिर कोई स्केलर हो जाए, के बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर इसको मैं के से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा, हर एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना हर एलिमेंट क्या होगा, के से मल्टीप्लाई। आ रही बात समझ में? Yes, sir. जैसे मान लो इस मैट्रिक्स ए, मैं पूछा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a। 10a का मतलब क्या है, 10 टाइम्स a, तो 10 टाइम्स a बताओ क्या होगा, बताओ। 20 minus 20 10 minus minus वेरी, मतलब हर एलिमेंट 10 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आ रही बात समझ में? बोलो। yes sir, Yes, sir. yes sir यहीं पे मुझे तो पता a/2 क्या होगा, इसका मतलब क्या, a/2 का मतलब क्या है, हर एलिमेंट को क्या करा है, 1/2 से मल्टीप्लाई। Yes, sir. yes sir, yes sir कॉमन भी वैसे ही लेंगे, अगर कॉमन निकालना है, कांस्टेंट बाहर निकालना है, तो कांस्टेंट किसी एक रो या एक कॉलम से बाहर नहीं आएगा, हर एलिमेंट से कांस्टेंट बाहर आएगा। तो ये भी ध्यान रखना, उल्टा भी, अगर आपको कोई एलिमेंट कॉमन निकालना है तो कॉमन हर एलिमेंट से बाहर आएगा, ध्यान रखना, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से आप कांस्टेंट बाहर नहीं निकाल सकते। क्लियर है? Yes, sir. yes sir, Yes, sir. yes sir एक ट्राई कर लो फटाफट, फास्ट, क्विकली। ए दिया हुआ, बी दिया, एक्स निकालना है। इसको सॉल्व करके पता करो एक्स, मैट्रिक्स एक्स कितना है, जल्दी से। कर लिया? अरे बोलो। क्वेश्चन तो समझ में आया ना, करना क्या है, Yes, sir. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ ये कितना आएगा, so 15 15 15 minus 3 minus 3 9 6. 6 9 and 6 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम यहाँ पे आ जाएगा। ये तो सबको क्लियर, इसमें कोई -3 दिमाग नहीं लगाना इतना। ये प्लस 3x है तो चाहो तो उधर जाके माइनस 3x कर सकते हो, मैट्रिक्स एक्स। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, तो सब्सट्रैक्ट करना सिखाया था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। 15 माइनस माइनस ऑफ -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 23. 23. -3 -6 हो जाएगा, -9, minus 9 9 माइनस Minus 7 10 इक्वल टू -3x, है ना? Yes, sir. yes दिस sir, -3 मल्टीप्लाई इस x के साथ उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, -1/3 तो ये आपका x आ जाएगा। सही है, ऐसे ही किया सबने। Yes, sir. yes yes sir, Yes, sir. यहाँ देखो, यहाँ पे ऐड भी हो गया, सब्सट्रैक्ट भी हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक ही क्वेश्चन में सारी काम हो गया। क्या क्लियर है, बोलो जल्दी से, हाँ है ना? yes sir, Yes, sir. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। देखो ये सब बच्चा, ये सब एल्जेब्रा बहुत बेसिक है, इसमें हम इतना समय वो यूज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इसकी प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं आपको बहुत एकदम फास्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, जितना भी मैंने अभी सिखा दिया। जिसकी एनसीईआरटी से आज आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके आनी, ताकि आगे वाले लेक्चर जैसे जैसे टफनेस लेवल बढ़ता जाएगा वहां पे आपको दिक्कत ना आए। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अब मल्टीप्लिकेशन का एक रूल है मैट्रिक्स में, उस रूल को आपको ध्यान रखना कि दो मैट्रिक्स को अगर आपस में मुझे मल्टीप्लाई करना है, मान लो मल्टीप्लिकेशन के बाद कोई नया मैट्रिक्स ही आ गया, जैसे ऐड करते सब्सट्रैक्ट करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल क्या था भाई, ऑर्डर सेम होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है
कि मान लो पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस m, दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है मान लो p क्रॉस q, तो ये मल्टीप्लाई तभी हो पाएंगे जब फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज ये आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल, शुड बी सेम। अगर ये आपस में सेम है तभी इनको मैं मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, दैट इज m और p आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो इस मैट्रिक्स को वापस क्या लिखूं, मान लो a है, मान लो इसकी वैल्यू आ रही k के बराबर, n क्रॉस k, और b मैट्रिक्स भी क्या हो जाएगा k क्रॉस q। अब ये दोनों आपस में सेम है तो इनका मल्टीप्लीकेशन हम कर सकते हैं, और जो मल्टीप्लाई होकर मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, k और k तो कॉमन आ गया। अभी जो कॉर्नर वाला एलिमेंट है n क्रॉस q, N cross हाँ, ये कॉर्नर वाला एलिमेंट n और इधर कॉर्नर वाला एलिमेंट क्या q, जो कॉमन वाले उनको अब नहीं देखना है, कॉमन वाले को नलिफाई कर दोगे और मल्टीप्लीकेशन के बाद आपका ऑर्डर आ जाएगा, जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा n क्रॉस q। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि अगर ये ऑर्डर पता चल गया तो मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले तो ये रूल देख लेना ये दोनों सेम आ रहे कि नहीं आ रहे, अगर सेम है तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आए। यहां तक कोई किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से, एनीवन बोलो। No, sir. No. no sir. फॉर एग्जांपल 3 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 5, क्या इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? Yes sir. yes Yes sir, sir. मल्टीप्लीकेशन के बाद ऑर्डर क्या आएगा? 3 cross 5. 3 क्रॉस 5, बहुत बढ़िया। 2 2 सेम हो जाएगा, 3 क्रॉस 5 मतलब 3 रो 5 कॉलम है ना? Yes बोल sir. दो। Yes, sir. एक मैट्रिक्स मान लो ये है, एक मैट्रिक्स और ले लेता हूं, एक मैट्रिक्स ये ले लिया। क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? Yes, sir. Yes sir. इसका ऑर्डर क्या है? 2 cross 3. 2 cross 3. इसका ऑर्डर क्या है? 3 cross 2. 3 cross 2. मल्टीप्लाई होने के बाद नया ऑर्डर क्या आएगा? 2 cross 2. 2 cross 2. Cross. अब पहले मैं फंडामेंटली सिखा रहा हूँ कैसे मल्टीप्लाई। 2 क्रॉस 2 में एलिमेंट्स क्या होंगे? A11, A12, A13, सॉरी A21, A22, यही एलिमेंट आएंगे 2 क्रॉस 2 में। Yes sir. बोलो। Yes sir. Yes sir. बहुत बहुत प्रॉपर्ली सीखना। ये चारों एलिमेंट मुझे निकालने, कैसे निकालूंगा देखो ध्यान से। सबसे पहले मान लो A11 निकालना है। क्या निकालना है? A11। तो A11 को निकालने के लिए पहले यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स मान लो, पहला मैट्रिक्स और सेकेंड मैट्रिक्स। तो पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का क्या होगा? फर्स्ट कॉलम, आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes sir. ठीक है। A11 अगर आपको निकालना है तो पहले मैट्रिक्स की पहली रो, फर्स्ट रो, दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम आपस में क्या होंगे? करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 1 का मतलब क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह से अगला एलिमेंट मान लो A12 निकालना, तो 1 2 का मतलब क्या है? कौन सी रो कौन सा कॉलम? बोलो। 1 2 में क्या आ रहा है? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम है ना? Second column. तो पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, सेकंड के सेकंड कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे। फिर मान लो आपको निकालना है A21, 21 मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो, Second row, first column. फर्स्ट कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और लास्ट में A22, तो दोनों की सेकंड रो और सेकंड कॉलम आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई है ना? Yes sir. Yes, sir. आपस में मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। एक आधा मैं निकाल के दिखा देता हूँ। मान लो आपको निकालना है A11 या फिर A12 निकाल देता हूँ, या निकाल देता हूँ A12। A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड का सेकंड कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे। आपस में मतलब पहला एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ आपस में मल्टीप्लाई होंगे। बीच में प्लस का साइन रहेगा, मतलब 2 × 5 प्लस 1 × 0 प्लस 3 × 6, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हर एलिमेंट आपको निकालना पड़ेगा, हर एलिमेंट आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। ठीक है,
तो जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर क्या आएगा? 2 2 cross cross 1. 1. 2 into 1. 2 cross 1. 2 रो एक कॉलम, 2 रो एक कॉलम, मतलब 2 एलिमेंट आएंगे, है ना? ये एलिमेंट का नाम क्या होगा? A11। इस एलिमेंट का नाम क्या होगा? A21। A12. A2. हाँ, A21 सही है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 2 क्रॉस 1 ना, 2 रो एक कॉलम। अब दोनों एक एक करके एलिमेंट दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले A11 निकाल दो। A11 कैसे निकलेगा? रो 1 कॉलम 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, Yes, sir. तो करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे। 2 into 1 प्लस 3 into 1 प्लस 0 into 2, है ना? Yes, Very sir. good। Yes, sir. फिर A12 का मतलब क्या है? A21 ना, हाँ। A21 का मतलब क्या है? रो 2 कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना? Yes, sir. 5 into Yes, sir. Yes, sir. 1 into 3 प्लस 9 into 2। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, और बीच में साइन कैसा रहेगा? प्लस का। आ रही बात समझ में? तो कितना हो Yes, sir. जाएगा? Yes, sir. 8 28. प्लस 18, Yes. 8 प्लस 18 26, है ना? Yes, sir. सही है। Yes, sir. Yes, तो sir. इसका आंसर क्या आ जाएगा फाइनली? Yes, sir. 5,26। ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। Yes, sir. पक्का समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो एक करके दिखा दो Yes, sir. फटाफट, ताकि पता चल जाए। खुद से करना। हो गया हो sir. गया? Yes, sir. ठीक है, एक बार चेक करना, ये रो 1 से आ रही क्या? 8 7 1, और फिर क्या आएगा? Sir, 22. 22. 22। थैंक यू। रो 2 बता दो, करिए तो। Sir, 5, 5 minus 0 1, 15. 5 माइनस क्या? 0. 11। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। करेक्ट है। हाँ, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी किसी को कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लो। सर ये बोलो। जो फर्स्ट रो है ये पहले चारों कॉलम के साथ हो गए इनटू। नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे एक एक करके होता है। ये जो पहली वाली रो है ग्रीन कलर की, देखो पहली रो निकालने के लिए पहले ग्रीन कलर वाली रो पहले कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहला एलिमेंट आ जाएगा। फिर कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। फिर कॉलम 3 के साथ, फिर कॉलम 4 के साथ। पहले इस रो 1 को इन चारों कॉलम के साथ करोगे तो पहली रो आ जाएगी, है ना? देखो रो 1, यहाँ पे सब में रो 1 है, और कॉलम क्या है? पहले कॉलम 1 के साथ करोगे तो पहला एलिमेंट आ जाएगा,
फिर कॉलम 2 के साथ, फिर कॉलम 3 के साथ, फिर कॉलम 4 के। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने रो 1 के जितने भी एलिमेंट है 2 3 4 2 3 4 ये सब सेम है। देखो रो 1 में कौन कौन से एलिमेंट है 2 3 4, तो 2 3 4 को पहले कॉलम 1 के साथ किया, फिर कॉलम 2 के साथ किया, फिर कॉलम 2, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, फिर ये 2, फिर 3, ये 4, ये 2, ये 3, ये 4। पहले रो 1 कॉमन है, एक बार कॉलम 1 के साथ किया, एक बार कॉलम 2 के साथ किया, एक बार कॉलम 3 के साथ किया, अब एक बार कॉलम 4 के साथ कर देंगे, है ना। Yes, sir. कॉलम 4 में वापस रो 1 के एलिमेंट 2 3 4 ही रहेगा। ये तो रो 1 के एलिमेंट हो गए। कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, कॉलम 4 में 2 2 और 3, है ना। 3. Yes, sir. आ जाएगा 22। तो ये रो 1 हो गई। अब इसी तरह से रो 2 को चारों कॉलम के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ। Yes, sir. चलो एक ये ट्राई कर लो जल्दी से। फाइनल जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा ये बताओ। 3 क्रॉस 1 1 क्रॉस 3। 3 cross 3. 3 cross 3. चलो आंसर निकालो जल्दी से। पहले रो 1 को तीनों कॉलम के साथ, फिर रो 2 को तीनों कॉलम के साथ, फिर रो 3 को तीनों कॉलम के साथ। रो 1 में क्या आ रहा है 1, है ना। Yes, sir. पहले ये 1 तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर अगला वाला 1 तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर लास्ट वाला 0 तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। 1 2 4 1 2 4 0 0 0. वेरी गुड। 1 को 1 2 4 से मल्टीप्लाई करोगे 1 2 4 ही आ जाएगा। फिर वापस कितना आ जाएगा 1 2 4 ही आएगा। फिर रो 2 को सारे तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 1 2 4 आ जाएगा। फिर रो 3 को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 0. क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे ये है, Yes, sir. अब मैट्रिक्स इक्वेशंस आपस में कैसे सॉल्व करनी है वो देख लो फटाफट। a प्लस बी दिया हुआ है 2 0 3 4, a माइनस बी दिया हुआ है 0 5 2 माइनस 2। तो a कैसे निकालेंगे और b कैसे निकालें बोलो। सर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करोगे, जैसे दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर दीजिए क्लास 10th में, है ना। Yes. Yes, सिस्टम ऑफ sir. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, एलिमिनेशन Sir, मेथड, elimination method, sir. उसके कोएफिशिएंट को सेम बनाओ, ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दो। अब यहाँ पे ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, ऐड भी कर। अगर ऐड करूंगा तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, 2a आ जाएगा, है ना। इधर अगर मान लो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, बी प्लस बी माइनस बी कैंसिल, a प्लस a कितना आ जाएगा 2a, और ऐड करना मुझे आता ही है 2 2 8 2। अब a निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दोगे, है ना। Yes, sir. 2 से डिवाइड करोगे Yes, Yes, sir. sir. कितना आ जाएगा ये 1 1 1 1 1 4 1. a आ गया। अब b कैसे निकालें, Substitute कर दो. सब्स्टिट्यूट वैसे ही a की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो b आ जाएगा, है ना। Yes, sir. Yes. b कितना आ Yes, जाएगा, sir. ये a उधर जाके एक माइनस हो जाएगा, यहाँ से b आ जाएगा। लेकिन मुझे a क्यूब निकालना था, a क्यूब कैसे निकालेंगे, क्या क्यूब तो कर दे एक डायरेक्ट। ही वाले a स्क्वायर निकालेंगे फिर इनटू a. हाँ क्यूब मत कर देना, डोंट डायरेक्टली क्यूब, ये मत करना कभी भी कि डायरेक्टली क्यूब कर दे। नंबर्स नहीं मैट्रिक्स से, ध्यान रखना। यहाँ पे बहुत बेसिक से जाना होगा आपको। तो आप ए क्यूब निकालने के लिए क्या करोगे, पहले ए स्क्वायर निकालोगे। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होगा प्रॉपर। ए स्क्वायर के एक मैट्रिक्स आएगा, फिर उस ए स्क्वायर को क्या करोगे, ए से मल्टीप्लाई करोगे, वापस ए क्यूब आएगा। ध्यान रखना कभी भी डायरेक्टली क्यूब नहीं करना है। ए क्यूब निकालने के लिए पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर आएगा एक मैट्रिक्स, उस ए स्क्वायर को वापस ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यूब आएगा। क्या बात समझ में आ रही है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. देखो यहाँ पे ध्यान से, पहले ए स्क्वायर निकालने के लिए ए को ए से मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जैसे करते हैं, फिर जो ए स्क्वायर की वैल्यू है इसको वापस ए से मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब आ गया। तो ये ध्यान रखना। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। No, sir. ठीक है फटाफट इनकी No, प्रॉपर्टी sir. देख लेते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कुछ आंसर आया, और बी को ए के साथ मतलब उल्टा मल्टीप्लाई करके कुछ आंसर आया, तो इट इज नॉट जरूरी नहीं कि दोनों सेम आए, ये अलग अलग भी आ सकते हैं। तो इन जनरल ये क्या होते हैं, नॉट इक्वल। क्लियर है।
मैं Yes, sir. देखो नंबर्स में होता है, Yes, sir. नंबर्स में कम्यूट कर दो, 2 into 3 करो या 3 into करो, आंसर सेम है। लेकिन मैट्रिक्स में तो जरूरी नहीं है, सेम आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं आपके बोल दो ए बी का प्रोडक्ट बी ए के बराबर है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात समझ में आती है, ध्यान रखना है, Yes, sir. इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव होंगे, रुको यहीं पे लिख देता हूं, दी हुई नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? इट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ये भी बहुत काम की आएगी, ध्यान रखना। एसोसिएटिव का मतलब क्या होगा? जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा ए ब्रैकेट बी इंटू सी, मतलब बी सी को मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई किया, और ऑर्डर अगर सेम है तो मैं ए बी को मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करूं तो ये एसोसिएटिव, मतलब ब्रैकेट्स को चेंज कर दूं, ऑर्डर को सेम रखते हुए। एबीसी ऑर्डर को सेम रखते हुए सिर्फ ब्रैकेट्स को अगर चेंज कर दूं तो ये आंसर दोनों का क्या आएगा? सेम ही आता है। मतलब ए इंटू बी सी करूं या बी ए बी इंटू सी करूं, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम। ये ध्यान रखना। मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। किसके लिए प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूं मैं? मल्टीप्लीकेशन की। कम्यूटेटिव एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एसोसिएटिव एप्लीकेबल है। क्या बात समझ में आ रही है? ये पढ़ते थे बचपन में, प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूटिव भी एप्लीकेबल है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे मैं ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर मतलब ये जो सीक्वेंस है, इसको सीक्वेंस लिखो, ऑर्डर से कंफ्यूज हो जाओगे। सीक्वेंस शुड बी सेम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे एबीसी और बीसीए कर दे, पूरा उल्टा हो जाएगा। सीक्वेंस शुड बी सेम। डिस्ट्रीब्यूटिव में भी बोल सकते हो ए बी प्लस सी अगर है, इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? ए अगर आगे तो ए आगे ही रहेगा, ए बी प्लस ए सी, इस तरह से होगा। आपने एसी आपने बी ए प्लस ए सी लिख दिया तो गलत हो जाएगा, बी ए प्लस सी ए लिख दिया तो गलत हो जाएगा। अगर ए आगे है तो ए आगे ही रहेगा, जैसे यहाँ पे ए आगे है, यहाँ पे भी आगे रहेगा, यहाँ पे भी आगे रहेगा, ध्यान रखना। इस मान लो अगर मैं ऐसा लिखता बी प्लस ए इंटू सी, इसका आंसर क्या आता? बी सी प्लस ए सी। अगर सी पीछे तो पीछे रहेगा। आ रही बात समझ में? ये तीनों प्रॉपर्टी बोलो, क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, आज का Yes, अपना sir. टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब कल मैं जेई के ये जो मैंने पढ़ाया आपको यहाँ तक, इस पे जेई के क्वेश्चंस करूंगा कि जेई में इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज अपन ने 3 टॉपिक कर चुके हैं। क्लियर है? आपका होमवर्क क्या है? Yes, sir. सुनना ध्यान से, होमवर्क ऑफ लेक्चर 1, सॉल्व एनसीईआरटी प्लस मॉड्यूल टॉपिक वाइज क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1 में 1 ए पार्ट होगा शायद, ए या बी पार्ट, देख लेना, ए या बी जो भी हो, जितना आपसे हो सके। लेकिन एनसीईआरटी तो पहले सॉल्व करनी ही है, फिर टाइम में जो मॉड्यूल में इस टॉपिक से रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलो टाइम हो गया है, आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्लियर है? ओके, Okay, sir. बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।